स्टार्ट हो गया। कल मैंने आपको गोलीय दर्पण बताए थे, गोलीय दर्पणों की परिभाषाएं वगैरह बताई थी, ठीक है, बेसिक चीजें बता दी थी। आज हम इससे अब आर्टिकल्स पे चलते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध। पहली जो आर्टिकल है वो है भाई गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी। कल बताया था फोकस दूरी क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या भी बताई थी तथा वक्रता फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ। यस, फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ में। अब स्मॉल एफ और कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास चूंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, तो हम हमारे जो फॉर्मूले बनेंगे वो भी हम दो दर्पणों के लिए ड्रॉ करेंगे भाई, ठीक है। पहले उत्तल के लिए या अवतल के लिए, फिर दूसरे दर्पण के लिए, ठीक है ना। तो पहला मैं ले लेता हूँ, क्या ले लो, अवतल ले लो, अवतल ही ले लो, क्या अवतल दर्पण के लिए यानी कि कॉनकेव मिरर। पहले मैं अवतल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो उत्तल के लिए ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीजें याद कर रहे, चीजें क्लियर कर लो कि फोकस दूरी क्या होती है, कि किसी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। और मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस वो बिंदु होता है कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आए तो वो जो है परावर्तित होकर के जिस बिंदु से गुजरेगी अवतल दर्पण में, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। दूसरी चीज क्या आ रही है, वक्रता त्रिज्या आ रही है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो है कल आपको बताया था, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि जो भी गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले के क्या है, भाग। तो जिस गोले के भाग है उस गोले का जो केंद्र है वो क्या है, वक्रता केंद्र है। और उस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या आपस में क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये कोई अवतल दर्पण है भाई, इसको मैं नाम दे रहा हूं M1 और M2, ठीक है ना। अब अवतल दर्पण है तो इसका जो पॉलिश होगा वो कहाँ होगा भाई, इसकी जो पॉलिश होगी वो उभरे हुए तल पे होगी होगी। ये इसका ध्रुव है, पहले इसका मुख्य अक्ष दिखा दो, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये बिंदु P क्या है, इसका ध्रुव है, ठीक है ना। और ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को मैं C दिखा देता हूँ या R O दिखा देता हूँ, जो मर्जी O लिख देता हूँ, वो इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब आपको फोकस देखना है, ठीक, और वक्रता केंद्र देखना है, इनके बीच आपस में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो सपोज वक्रता केंद्र को C लिखते हैं हम, तो C को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो इसलिए C लिखा जाता है, ठीक है। O जो है लेंस में यूज होगा। अब कोई प्रकाश किरण है, ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है ना, और वो उसने जो है बिंदु A पर स्ट्राइक किया है, दर्पण को कहां पे टकराया, A पे टकराया, और A पे टकराने के बाद कहां से जाएगा, मुख्य फोकस F से होते हुए आगे गुजर जाएगा। अब ध्यान से देखो, कोई प्रकाश किरण, ये सपोज के लिए O बिंदु है, OA प्रकाश किरण दर्पण पे टकराई कहां पे, A पे, और परावर्तित होते हुए मुख्य फोकस F से आगे गुजर गई, ठीक है ना। अब देखो F से लेकर P तक की दूरी, FP क्या होगा, फोकस दूरी होगा, नहीं होगा। और C से लेकर P तक की दूरी क्या होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या यानी कि R होगा। अब अगर हम O पे लंब खींच दें भाई, O पे क्या खींचे, लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अब लंब हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरेगा। क्यों गुजरेगा,
मैं कह रहा हूं कि मैंने बिंदु ए पर दर्पण पे लंब खींचा और वो कहां से गुजरा, वो सी से गुजरता है भाई। क्यों गुजरता है? आप जानते हैं कि कोई भी गोला है, कि कोई भी गोले के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब जो है त्रिज्यता होता है, त्रिज्या से होकर जाता है। गोले के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है, त्रिज्या होता है, या फिर गोले के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे गोले की जगह हमारे पास क्या है, दर्पण है। दर्पण भी किसका भाग है, गोले का भाग है। तो कहां से गुजरेगा, सी से गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अब देखो ओ ए सी, कोण ओ ए सी, सपोज के लिए ये कोण क्या हो जाएगा भाई, ये कोण क्या है, क्या है, क्यों है भाई? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतित परावर्तित किरण क्या है, इसमें ए एफ है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा आर। ये वाला कोण कितना हो जाएगा। अब सपोज के लिए ये कोण थीटा है भाई, ये कोण कितना है, मान लेता हूं मैं अपनी सुविधा के लिए, कोण कितना है, थीटा है। अब आप देखो, आप लिखोगे थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना चित्रानुसार एम डैश M1 M2 एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। नोट करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष सी पी क्या है भाई, दर्पण का मुख्य अक्ष है, जहां सी जो है वक्रता केंद्र है और पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। किरण ओ ए, ध्यान से देखो, किरण ओ ए दर्पण पर बिंदु ए पर क्या होती है, आपतित होती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है। सपोज के लिए ए डी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, इस डायरेक्शन में बढ़े, ए डी डायरेक्शन में आगे बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण ए एफ ए सी या सी ए एफ बराबर, यानी कि क्यों बराबर है, क्योंकि आपतन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये द्वितीय नियम है किसका, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है ना। अब देखो, इसलिए आई किसके बराबर हो गया भाई, आर के बराबर हो गया, आई बराबर क्या हो गया, आर, ठीक है। और बराबर मान लेता हूं मैं, इसको भी मान लेता हूं मैं थीटा, और इसको भी मान लेता हूं मैं क्या, थीटा। अभी इसको नहीं माना, चलो इसको अभी नहीं माना, ठीक है। और बराबर हम मान लेते हैं भाई, इसको हमने क्या मान लिया, दोनों को थीटा के बराबर मान लिया, मान सकते हैं, इतना कर सकते हो। अब देखो सीपी और ओ ए एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। और ये वाली रेखा ए सी क्या है भाई, दोनों की तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते नहीं होते, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं। तो कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी एफ, ए सी एफ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये क्यों बराबर, एकांतर कोण है, ये क्या है। यहां से आप कह सकते हैं कि अब ये कोण भी क्या मिल गया, थीटा मिल गया। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, नहीं हो गए बराबर। अब थोड़ा त्रिभुज पे ध्यान दो, अगर हम ए से लेकर और इस पर लंब खींच देते हैं भाई, यहाँ पे मैं ए एन क्या खींच देता हूँ, ए एन जो है सीपी पर लंब है, ए एन क्या है, लंब खींच दो, सीपी खींच सकते, ए एन किस पे लंब है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज ए एफ एन में, त्रिभुज ए एफ, त्रिभुज ए एफ एन में कोण ए एफ एन, ए
एफ एन बराबर, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर। बहिष्कोण से बहिष्कोण, ये इसका क्या है, मैं त्रिभुज ए सी एफ में, ए एफ एन में, ए सी एफ में, ए सी कोण ए एफ एन बराबर कोण ए सी एफ, ए सी प्लस कोण सी ए एफ, सी ए होगा। तो कोण ए एफ एन, ए एफ एन ये भी है थीटा, ये भी है थीटा, तो जोड़ के कितना हो गया 2 थीटा। तो ये वाला कोण कितना हो गया, ध्यान से देखो कैसे निकला। देखो अगर कोई त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, देखो ये है ए, ये है सी और ये है एफ, यहाँ चला गया एन, ऐसे ही है। ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण भी क्या है थीटा, तो ये वाला कोण, ये क्या क्या कोण कहलाता है, एक्सटर्नल एंगल कहलाता है, नहीं कहलाता। बहिष्कोण प्रमेय पड़ी हुई है हाई स्कूल में। बहिष्कोण शेष दो दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ। तो ये कोण हो गया 2 थीटा, ये कोण कितना हो गया 2 थीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो है। मैं ले रहा हूं पहले त्रिभुज ए एन सी, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए एन सी से, ए एन सी पे ध्यान दो, यह है ए एन सी, ए यह एन, यह है सी। ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है थीटा है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो ए एन बटे एन सी, एस सी है ए एन बटे, और चूंकि थीटा अल्प कोण है, थीटा क्या है लघु कोणों के लिए क्या होता है भाई, थीटा अल्प कोण है, इसलिए टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या थीटा, और इसलिए आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर ए एन बटे एन सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो इसको, कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब देखो पुनः, अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं भाई, त्रिभुज ए एन एफ, ए समकोण त्रिभुज है ये भी, ए एन और एफ। देखो ए एन, ए है, ये एन है, और ये क्या है एफ है। ये कोण कितना है इस समय 2 थीटा है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ए एन एफ, ये कोण कितना है 2 थीटा है। तो देखो टेन 2 थीटा, वही टेन 2 थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, ए एन बटे एफ एन, ए एन बटे एन एफ या एफ एन एक ही बात है, ठीक है, लंब बटे आधार। अब फिर से टेन 2 थीटा, क्योंकि थीटा अल्प कोण है, 2 थीटा भी अल्प कोण है, तो इसलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए एन बटे एन एफ, समीकरण नंबर सेकंड। कारण यही रहेगा कि थीटा अल्प कोण है, तो इसलिए 2 थीटा भी क्या है अल्प कोण, ठीक है। यहां तक कर सकते हैं, यहां तक सही है। अब देखो 2 थीटा का मान ये है, और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखो, थीटा का मान फर्स्ट से कहां पे रखो, रख सकते, तो 2 इंटू थीटा का मान बोलो भाई, ए एन बटे एन सी बराबर ए एन बटे एन एफ। देखो ए एन दोनों पक्षों में कट गया, 2 अपॉन एन सी, 2 अपॉन बराबर क्या हुआ 1 अपॉन एन एफ। ये आप कह सकते हैं एन सी बराबर 2 एन एफ, समीकरण नंबर बना दो इसको 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, केवल टेन थीटा का मान निकालना है और एक दूसरे का
थीटा का मान 1 से उठा के दूसरे समीकरण में रख देने, आसान है। अब देखो, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हुआ है, यहाँ पे कारण लिखना है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। द्वारक का मतलब क्या होता है, एक चीज में कहीं मैंने बताया नहीं बताया आप लोगों को, द्वारक का मतलब होता है कि वो अधिकतम भाग जहां से जो लाइट है वो इसमें प्रवेश कर सके भाई, किसमें, दर्पण से। तो M1 से लेकर M2 इसके कॉर्नरों के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, ठीक है। जैसे जैसे दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ध्यान दो इधर, तो ये N बिंदु P के नजदीक जाता जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोज करिए A यहाँ पे आता है तो N यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आएगा तो N यहाँ आ आएगा। तो जैसे जैसे दर्पण का द्वारक छोटा होता जाएगा, जो N बिंदु है वो ध्रुव की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, ध्रुव P के अति निकट होगा या अत्यंत निकट होगा। और इस स्थिति में जब N जो है P के निकट होगा तो CN को CP लिख सकते हैं। CN को क्या लिख सकते हैं, CN बराबर हो जाएगा क्या, CP। और FN किसके बराबर हो जाएगा, NF हो जाएगा NP या FP हो जाएगा। और इसको उठा के कहां पे रख दो, समीकरण नंबर 3 में। और इसलिए NC की जगह क्या रखो, CP बराबर 2NF की जगह क्या आ गया, FP आ गया, नहीं आ गया। अब चित्र से CP क्या है भाई, CP R है, यानी कि वक्रता त्रिज्या है। और FP क्या है, FP जो है क्या है भाई, स्मॉल f है, यानी कि फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं R बराबर 2 इंटू एफ, R इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा गया। तो किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है भाई, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। कौन सा हमने ट्राइंगल उठाना है, हम उसके एंगल कैसे, हमने उसके तीनों एंगल बराबर दिखाए, कैसे हमने इसको इस एंगल और इस एंगल को बराबर दिखाना है पहले, ठीक है। फिर इस एंगल को इसका 2 गुना दिखाना है, कैसे दिखा, आगे बात समझ में। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम वीडियो को दोबारा देख सकते हो आसानी से। हो गई बात समझ में आ गई। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दो गुनी। और नंबर दूसरा, अब हम आते हैं किस पर, चलो ये हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। पूछना कुछ, अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूज है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, और नहीं पूछना तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाऊं। तो ये तो हुई किसके लिए, अवतल के लिए। अब जब अवतल दर्पण के लिए सूत्र स्थापित हो गया तो निश्चित रूप से कोई सूत्र जो है किसके लिए होगा, उत्तल के लिए भी होगा। और ध्यान रहे कि उत्तल के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि उत्तल के लिए अलग फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला उत्तल के लिए भी यही होगा, बस थोड़ा सा उसको ड्राइव करने का तरीका क्या है, अलग। अब सेकंड किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि फोर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो पॉलिश्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है,
जो गहरा तल होता है उसको पॉलिश किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ऐसे हुआ। इसका भी नाम मैं दे देता हूँ क्या, M1 M2। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष दिख रहा है, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष से क्या होगा कि वही फिर से पहली किरण मुख्य अक्ष की क्या जाएगी, समांतर जाएगी, और दूसरी किरण, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के बाद देखो भाई यहाँ इसका वक्रता केंद्र है भाई, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है। वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, सी पॉइंट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट सी है। अब कोई प्रकाश किरण देखो, फिर से वही प्रकाश किरण ओ ए, ये प्रकाश की किरण ओ ए है, ये मुख्य अक्ष के क्या आई, ओ, और ये ए बिंदु पर स्ट्राइक किया इसने, ये बिंदु ए है, ठीक है, ओ ए। अब परावर्तित होकर कैसे जाएगी, परावर्तित होकर ये वो पीछे की तरफ जाएगी, वापस परावर्तित होगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरेगी नहीं बल्कि गुजरती हुई। अब हमने यहाँ पे ए पे क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा भाई, तो अभिलंब हमेशा किस बिंदु से जाएगा, आपको पहले ही बता चुका हूं, अभिलंब किससे जाएगा, बिंदु सी से जाएगा। तो हमने इस पे सपोज के लिए ये एन बिंदु है भाई, ए एन, हमने इस पे क्या खींचा, अभिलंब खींचा, पीछे बढ़ाए जाने पर अभिलंब वक्रता केंद्र सी से जाएगा। और यहाँ पे हम एक खींच देते हैं क्या, अभिलंब, या ए, इसको हमने ए एन, एन यहाँ माना हुआ ना, एन पॉइंट यहाँ मान रहा था मैं, तो यहाँ क्या माना था, एम मान लो, कुछ क्या फर्क पड़ता है पॉइंट से, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए डी दिशा में चली गई, सपोज के लिए किस दिशा में चली गई। अब कोण देखो डी ए एम, ये कितना होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आई है, ठीक है ना। कोण एम ए ओ, ये कितना है, आर है। अब चूंकि ये बराबर होते हैं, आई और आर आपस में क्या होते हैं, अच्छा सॉरी, ये आई है, ये तो आई है, और ये वाला क्या है भाई, आर है, ठीक है ना। देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, ये अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने कहा ये भी थीटा है जैसे पहले माना, और इसको भी मैं मान लेता हूँ क्या, थीटा, ठीक है ना। अब देखो कोण, ये वाला कोण ध्यान से देखो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है भाई, क्यों बराबर है, देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो थीटा माना मैंने, तो ये भी क्या मान लेंगे, थीटा, ठीक है ना। और थोड़ा ध्यान से और देखो, ये कोण, ये कोण और ये कोण एम ए ओ, ये आपस में बराबर है। देखो दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, थीटा। अब ये वाला कोण फिर से वापस कितना हो गया, फिर से इस त्रिभुज के लिए क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थ्योरी वही रहेगी ना, रहेगी। तो ये हो गया 2 थीटा। कैसे निकाला हमने, ये चीजें सब सॉल्व करें, ठीक है ना। ये इसका बिंदु पी, इसका क्या है, ध्रुव है, बिंदु पी क्या है। अब आप थ्योरी लिखोगे, थ्योरी कैसे लिखोगे कि मान लेते हैं चित्रानुसार M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण OA दर्पण पर बिंदु A पर आपतित होती है और परावर्तित होकर AD दिशा में चली जाती है, परावर्तित होकर किस दिशा में चली गई, AD दिशा में चली गई। देखो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, ये चित्र बोल रहा है, ठीक है ना। AD दिशा में चली जाती है, DA को पीछे बढ़ाए जाने पर वो मुख्य अक्ष को बिंदु F पर यानी कि मुख्य फोकस पर मिलता है। क्लियर हो गई इतनी बात,
ठीक है। बिंदु ए पर, दर्पण के बिंदु ए पर खींचा गया अभिलंब AM पीछे बढ़ाए जाने पर कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, वक्रता केंद्र C पर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसका मैं कारण बता चुका हूं। जब किसी भी गोले या किसी भी खोखले गोले के किसी भी पृष्ठीय बिंदु पर खींचा गया लंब त्रिज्या तो होता है, हमेशा त्रिज्या बनता है, तो त्रिज्या का मतलब है वो केंद्र से होकर जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं, ठीक है ना। अब चित्र से आप देखोगे ये इतना लिख दिया जितना मैंने बोला, ठीक है। अब देखो चित्र से कोण OAM बराबर क्या, I, यानी कि वही एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण है कोण DAM बराबर क्या है, R है, यानी कि ये है भाई परावर्तन कोण। अब चूंकि आपतन कोण I किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, और इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको हम मान लेते हैं क्या, थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। I बराबर R क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, हर चीज का कारण देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको मैंने मान लिया थीटा। अब कोण देखो FAC, कोण FAC किसके बराबर है, कोण DAM के बराबर, क्योंकि क्यों है भाई, शीर्षक कोण है, यानी कोण FAC किसके बराबर है भाई, R के बराबर, R नहीं R, यानी कि थीटा हो गया। FAC भी कितना हो गया, थीटा हो गया। और कोण ACF किसके बराबर हो गया, कोण MA क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है भाई, क्या बताया अभी आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो कोण कौन सा हो रहा है, ACF है, कोई बात नहीं, ACF बराबर हो गया I, यानी कि थीटा के बराबर। तो ये कोण भी थीटा हो गया, ये कोण भी थीटा हो गया, ये कोण भी थीटा हो गया, ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और इसलिए त्रिभुज, अब फिर से वही त्रिभुज AFC में बहिष्कोण पर में से AFC में अगर हम क्या लगाएं, बहिष्कोण पर में से, तो कोण AFN बराबर कोण FAC प्लस कोण ACF, यानी कि कोण AFN इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, इट मीन्स इट इज 2 थीटा। ये कितना हो गया, भाई, आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो अब हमारे पास ये कोण भी है, ये कोण भी, हम दोनों त्रिभुजों में चलते हैं और इनके बीच आपसी संबंध निकालेंगे। तो इसलिए अगर हम चले भाई किससे, ध्यान रहे समकोण त्रिभुज में जाना है, समकोण त्रिभुज ANC, हाँ ANC से ऐसा है, ये है भाई A, ये है N, ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर से वही tan ही निकालो है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AN बटे NC, AN बटे, अब फिर से आप कारण लिखोगे, क्योंकि थीटा जो है अल्पकोण है, इसलिए tan थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर। जरूर लिखना ये चीजें, बिना इसको लिखे हुए थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। और इसलिए थीटा बराबर हो गया भाई AN बटे NC, समीकरण नंबर क्या बना दो, 1, AN बटे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ANF से, AN बोलो कौन बोलेगा, समकोण त्रिभुज ANF ऐसा है भाई, ये A है, ये N है, और ये क्या है, ये कोण 2 थीटा है,
NF बराबर tan 2 थीटा, या आप कह सकते हैं 2 थीटा बराबर AN/NF समीकरण नंबर क्या बना दो 6 बना दिया। और कारण यहाँ पे भी वही लिखोगे, क्योंकि थीटा अल्पकोण है इसलिए 2 थीटा भी अल्पकोण है, और अल्पकोणों के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर। थीटा का मान समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखो, थीटा का मान फर्स्ट से कहाँ पे रखो, सेकंड में। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू AN/NC इक्वल्स AN/NF। AN से AN कट गया, 2/NC इक्वल्स 1/NF। इट मीन्स NC इक्वल टू 2NF। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, 3। और फिर से वापस थ्योरी रिपीट होगी कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, थ्योरी क्या लिखोगे आप, दर्पण का द्वारक छोटा है तो इसलिए बिंदु N जो है बिंदु P के क्या होगा, अत्यंत निकट होगा। ठीक है, जैसे जैसे दर्पण का द्वारक घटता जाएगा बिंदु N बिंदु P के क्या हो जाएगा, पास आता जाएगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि छोटे दर्पणों के लिए N और P को संपाती बिंदु मान सकते हैं भाई। N और P को क्या मान सकते हैं, संपाती बिंदु का मतलब है एक ही बिंदु, एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, उसको बोलते हैं क्या, संपाती बिंदु। तो हम इसको संपाती बिंदु मान सकते हैं। तो NC किसके बराबर हो जाएगा, NC किसके बराबर हो जाएगा, PC के, CP या PC के। और NF किसके बराबर हो जाएगा, NF हो जाएगा PF के बराबर। और इनको उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो यहां से हमें मिल जाएगा भाई क्या, NC की जगह PC आ जाएगा, PC इक्वल टू 2PF। क्योंकि PC किसके बराबर है, PC यानी कैपिटल R, ये क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या है। और PF क्या है, स्मॉल f यानी कि फोकस डिस्टेंस है, फोकस दूरी है। तो आप कह सकते हैं R इक्वल टू 2F, या आप कह सकते हैं F इक्वल टू R/2, या आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो किसी भी कोई भी दर्पण है, चाहे वो उत्तल है चाहे वो क्या है, अवतल है, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। या आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होगी भाई, डबल होगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो पूछे जाते हैं ये आर्टिकल्स, पूछे जाते हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी, आधी होती है। और यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है। और आप सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण के लिए, आप सिद्ध कीजिए किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब ये बात समझ में, नोट कर लो। हो गया, आज के लिए बहुत है, 2 आर्टिकल। तो यहाँ पे एक क्लास समाप्त है।